हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम आ गए हैं आपके पास ग्रामर की वीडियो लेकर और वोकेबलरी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। बेटा ये क्वेश्चंस सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं, ये क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे क्योंकि आप भी जानते हो कि ग्रामर इनफाइनाइट होती है। मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू से बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ सारे टॉपिक्स, और फिर आपको उस टॉपिक्स को समझ के एग्जाम के अंदर आपके आंसर्स फ्रेम करना है। तो आइए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। आप प्लीज़ जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हो जल्दी से लाइक कर दो पहले तो, क्योंकि आज बहुत बिजी शेड्यूल था मेरा, फिर भी मैं लेट नाइट अभी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ इतना सपोर्ट कर दो, जल्दी से लाइक कर दो सब लोग। आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है पार्ट ए ग्रामर से। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड क्विकली। क्विकली वर्ड में आपको पहचानना है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। बेटा पहले पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात कर लेते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच 8 टाइप्स की होती है, आपको पता है। इसमें आपका नाउन आता है, पहले तो संज्ञा। जो भी नाम है, किसी का भी नाम, नेम प्लेस एनिमल थिंग, किसी का भी नाम हो तो नाउन होता है बेटा। प्रोनाउन या इसको लोग प्रोनाउन भी कहते हैं। ये क्या होता है बेटा, ये वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की प्लेस पे हम यूज करते हैं। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए किसी लड़के का नाम है रोहन। अब हम बार बार रोहन रोहन नहीं बोल सकते, उसके लिए बाद में हम उसके लिए ही वर्ड यूज कर लेंगे। तो ये प्रोनाउन हो गया। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, कोई भी एक्शन वर्ड जिससे भी किसी काम के एक्शन का पता चलता है, वर्ब हो गया वो। इसके बाद आता है इसमें एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है, जो इसी वर्ब के मोशन के बारे में, कि वर्ब किस तरीके से हो रहा है, तो वर्ब की और क्वालिटी डिफाइन करता है कि वो काम किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एडवर्ब। वैसे ही हमारा आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है, वो आपको नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी शो करता है। ठीक है, जैसे रोहन, रोहन इज अ गुड बॉय, तो गुड जो है वो रोहन की क्वालिटी है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव होता है। तो ये कॉमन सबको पता ही है, तो नाउन सबको पता है, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सबको पता होता है। इसके अलावा क्या क्या होते हैं, एक होता है प्रिपोजिशन, एक होता है इंटरजेक्शन, एक होता है कंजंक्शन। प्रिपोजिशन क्या होते हैं बेटा, जो नाउन और प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ते हैं, उनको बोलते हैं प्रिपोजिशन। जैसे इन, ऑन, इनटू वगैरह, है ना, प्रिपोजिशन। इसके बाद ये 6 टाइप का हो गया, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रिपोजिशन, कंजंक्शन। कंजंक्शन आपको पता है क्या होते हैं बेटा, जो दो वर्ड या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। कैसे जोड़ते हैं, एंड लगा के, बट लगा के, और लगा के, वो कंजंक्शन होते हैं। और इंटरजेक्शन, वाव, ओ, व्हाट, जो हमारी सडन फीलिंग को शो करते हैं। तो ये 8 टाइप की पार्ट ऑफ स्पीच होती है। अब आपको इसमें पूछा है क्विकली में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ध्यान रखिएगा। अपन एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्विकली, पहले क्वेश्चन है द स्टूडेंट फिनिश द असाइनमेंट क्विकली। मतलब स्टूडेंट ने फिनिश किया, क्या फिनिश किया, अपना असाइनमेंट पूरा किया। क्विकली मतलब जल्दी से। अब आप मुझे बताओ, जो क्विकली वर्ड है ये स्टूडेंट के लिए यूज हुआ है या फिर जो उन्होंने असाइनमेंट फिनिश किया तो फिनिश के लिए यूज हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, फिनिश के लिए लगाया ही है कि उसने फिनिश कैसे कहा, क्विकली। तो फिनिश जो है ये हमारी वर्ब है। तो जो वर्ब को डिफाइन करे वो होता है हमारा एडवर्ब। तो इसका आपका आंसर है बी, एडवर्ब। क्लियर है। स्टूडेंट कौन है हमारा, स्टूडेंट कौन है, नाउन है। ठीक है, असाइनमेंट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्विकली आपका एडवर्ब हो गया। क्लियर है इतना। एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी शो करता है, वर्ब किस तरीके से अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्विकली, स्लोली, वो तरीके से होता है बेटा। ही रन फास्ट, ही रन फास्ट अगर मैंने बोला, जैसे मान लो मैंने बोला ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, तो वो तेज नहीं है, दौड़ता तेज है। तो यहाँ पे फास्ट भी क्या है हमारा, एडवर्ब।
तो एडवर्ब वो होते हैं जो वर्ब किस तरीके से परफॉर्म हुआ है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। बट अगर मैं इसको यहाँ पे बोल दूं ही इज ब्रेव, वो बहादुर है, तो ब्रेव अब ही को इंडिकेट कर रहा है। तो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले को एडजेक्टिव बोलते हैं। यहाँ पे ब्रेव क्या है, हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। यहीं पे आपको मैं कंजंक्शन भी थोड़े बता देता हूँ। कंजंक्शन क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एंड। एंड कब यूज करते हैं, जब दोनों सेंटेंस पॉजिटिव हो, उनको एक साथ जोड़ना हो। बट कब लगाते हैं, जब एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, जब निगेटिव इफेक्ट दिखाने वाले हैं। और कब लगाते हैं, जब हमको ऑप्शन मिलता है दोनों में से कोई एक। एक एग्जाम्पल देके समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोला ही इज गुड इन इंग्लिश, ही इज गुड इन मैथ, ये लिख दिया। अब देखो दोनों पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं दोनों सेम चीज बता रहे हैं, तो हम एंड लगा के ज्वाइंट कर देंगे। क्या बन जाएगा हमारा सेंटेंस, सेंटेंस बन जाएगा ही इज गुड इन इंग्लिश एंड मैथ, मतलब ये सब हट जाएगा। एंड लगा देंगे अपन, ही इज गुड इन इंग्लिश एंड मैथ, ये कर सकते हैं। बार बार आपको ही इज गुड इन बोलने की जरूरत नहीं है। ही इज गुड इन इंग्लिश एंड मैथ, तो एंड ऐसे ज्वाइन करते हैं। अगर मुझे बट लगाना हो, तो मान लो ये सेंटेंस ऐसा ना हो कि ऐसा होता ही इज गुड इन इंग्लिश बट ही इज बैड इन मैथ्स। यहाँ अगर बैड होता गुड की जगह पे, तो फिर हम क्या करते, ऐसी कंडीशन में हम फिर एंड नहीं लगाते, हम क्या लगाते बट। ही इज गुड इन इंग्लिश बट बट ही इज बैड इन मैथ्स। जब बट यूज करते हो तो आप सेंटेंस में से कुछ भी हटाते नहीं हो, सिर्फ आप फुल स्टॉप हटाओगे, बट लगा दोगे, बाकी पूरा सेंटेंस सेम लिखना है। ही इज गुड इन इंग्लिश बट ही इज बैड इन मैथ्स। तो बट जब भी लगाते हैं तो कोई भी चीज़ों को एलिमिनेट नहीं करते हैं, पर जब एंड लगाते हैं तो जो सिमिलर चीज़ें होती हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं। और कब लगाते हैं बेटा, जब दो में से एक ऑप्शन हो। क्या हो, दो में से एक ऑप्शन, और या तो ये या तो वो, तो और यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी को थोड़ा सा और समझ लेते हैं, प्रीपोजिशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इन, इनटू, एक जो बेसिक दिक्कत रहती है बच्चे को, इन कब लगाना है, इनटू कब लगाना है। इन का मतलब होता है जनरली जब कोई बड़ी प्लेस हो और आप उसके अंदर की बात कर रहे हो तो इन लगाते हैं। इनटू हमारा एक्शन वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैंने बोला कि स्विमिंग पूल में पानी है, तो स्विमिंग पूल में पानी पहले से है, तो हम बोलेंगे वाटर इन स्विमिंग पूल। बट अगर हम पानी पोर कर रहे हैं, उसमें भर रहे हैं, तो वी पुट वाटर इनटू, फिर वहां पे इन यूज नहीं करेंगे। अगर हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सिंपल है कि हम मान लो एक गिलास पानी भर रहे हैं, है ना, वी पुट 1 ग्लास ऑफ वाटर इनटू जार या इनटू बॉटल। तो इनटू तब लगाते हैं जब एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, इन तब लगाते हैं जब ऑलरेडी एक्शन डन हो चुका हो, वो ऑलरेडी उसके अंदर काम हो, उसमें कोई छेड़खानी नहीं हो रही हो। ठीक है बेटा, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, तो और आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल हमारे ए, एन, द, ये आर्टिकल है मेन। शी इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। बहुत से बच्चे यू देखते हैं तुरंत और एन लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ए, ई, आई, ओ, यू अगर वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगा दो। बट मैंने अपनी पहले की वीडियोस में ही बताया है, आपको वॉवेल पे नहीं जाना है, वॉवेल साउंड पे जाना है। वॉवेल साउंड, आपको ये देखना है कि अ से अह तक का साउंड आ रहा है क्या स्टार्टिंग में। अगर आ रहा है तो एन लगाएंगे, अदरवाइज हम ए लगाएंगे। शी इज डैश, इसको पढ़ते क्या है हम, यूनिवर्सिटी। यह आ रहा है बेटा इसमें, यह जो है वो क से ग तक में आता है, ठीक है। साउंड भी इसका यह आ रहा है ना, तो इसलिए इसमें अ लगेगा। शी इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। द लगने का सवाल उठता नहीं है, बिकॉज कोई स्पेशलिटी नहीं है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, नॉर्मली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, तो इसलिए द नहीं लगेगा, ए लगेगा, ठीक है।
नो आर्टिकल, बेटा एक चीज समझ लो, कब आर्टिकल नहीं लगता है। किसी इंसान का नाम हो, जैसे आपका नाम, मेरा नाम, कोई कंट्री का नाम हो, कभी भी अपने द इंडिया, द पाकिस्तान नहीं बोलते, हम इंडिया पाकिस्तान बोलते हैं। इंग्लैंड बोलते हैं, द इंग्लैंड नहीं बोलते। बेटा ध्यान रखना, कंट्री के नाम के आगे, इंसान के नाम के आगे, इनमें हम कभी द नहीं लगाते। सब्जेक्ट के नाम के आगे कभी आपने बोला द इंग्लिश का पेपर है मेरा, नहीं ना, सिर्फ इंग्लिश का पेपर है। तो इनके नाम के आगे कभी आप द वगैरह यूज नहीं करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं बेटा, करेक्ट करना है आपको। सिलेक्ट द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को करेक्ट करना है आपको। द बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स आर ऑन द टेबल। द बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, बेटा द बॉक्स बोला है, बॉक्सेस नहीं है, एक ही बॉक्स है ना। तो सिंगुलर जब आपका सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, इज। तो ये गलत हो गया आपका। ईच ऑफ द स्टूडेंट, ईच बोला है ना, हर एक की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे एवरी होता तो हैव सही था, बट ईच के साथ में हैव नहीं यूज करते, हम हैज यूज करते हैं। द ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स इज, हाँ ये सही है। द ग्रुप बोला है ना, मतलब एक ग्रुप आया है, भले उसमें बहुत सारे रिसर्चर्स हों, लेकिन ग्रुप कितना है, एक ही, सिंगुलर। तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर, तो ये बिल्कुल करेक्ट और यही हमारा आंसर है। आपसे यही पूछा था, ध्यान रखना है बेटा, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर ही आती है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। थोड़ी सी आपको ग्रामर पे ध्यान होना चाहिए बेटा, नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ इसको। कुछ जो ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं बेटा, ईच के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, जैसे हैज़, इज, वॉज, ये सारी चीज़ें हैं। बट एवरी के साथ में हम नॉर्मली प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। हैव, है ना, हैज़ की जगह पे हैव आ जाता है, वॉज की जगह पे वर आ जाता है, इस की जगह पे आर आ जाता है। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, क्या सिंगुलर है क्या प्लूरल है। सिंगुलर हमेशा, जैसे आप सिंगुलर की बात करें तो इज यूज़ कर सकते हैं, हैज़ यूज़ कर सकते हैं, वॉज यूज़ करते हैं, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लगाते हैं एस और ई एस, जब हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, या इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। बाकी जो है वो प्लूरल होते हैं, जब आपको एक साथ एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, तो फिर हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, जो होती है हमारी आर, हैव, वर, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस और एस नहीं होता। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल, तो आप ये यूज़ करेंगे। जब सिंगुलर हो, सिंगुलर, तो आप ये यूज़ करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा है पास्ट परफेक्ट टेंस का करेक्टली एग्जाम्पल बताना है। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? तो पास्ट परफेक्ट टेंस वो होता है जहां पर आपके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हेड होती है और उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होना चाहिए। ये होती है उनकी हेल्पिंग वर्ब, सबके साथ में हेड लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। इसको पढ़ो, बाय द टाइम ही अराइव द ट्रेन लेफ्ट, गलत। बाय द टाइम ही अराइव द ट्रेन हैड लेफ्ट, हेड मिल गया। बाय द टाइम ही हैड अराइव्ड, हेड मिल गया। द टाइम अराइव ट्रेन वॉज, दोनों गलत। अब बी और सी में से सही क्या है, क्योंकि दोनों में आपको हेड मिल गया है, तो बच्चे को डाउट आता है कि सर दोनों में से करेक्ट क्या है। तो ध्यान रखना, जब आपको सेंटेंस जो मिलता है ये आपका सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जैसे बाय द टाइम ही अराइव्ड, जिस समय वो आया या पहुंचा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, तो ये सही होता है बेटा। जब वो आ चुका था ट्रेन गई, ये नहीं बनेगा। कभी भी आप ध्यान रखो, जब एक ही सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस भी यूज हुआ हो, सिंपल पास्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट भी यूज हुआ हो, दोनों साथ में यूज हो रहे हो, तो पहले आपको सिंपल पास्ट यूज करना है, बाद में आपको पास्ट परफेक्ट यूज करना है। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है बेटा? सिंपल पास्ट टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, सीधे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है डायरेक्ट। सारे टेंसेस में सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है और कहीं यूज नहीं होती। जैसे यहाँ पे अराइव्ड लिखा है, अराइव नहीं, अराइव्ड, मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है।
और बाद में हेड लगा के थर्ड फॉर्म लगी है, मतलब आगे सिंपल पास्ट टेंस और बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये आपका करेक्ट कॉम्बिनेशन है। इस तरीके से ही सेंटेंस आप फॉर्म भी करते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। सिंपल पास्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, बस कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। टेंसेस के रूल आप सभी को पता होंगे, नहीं भी पता तो बेटा कोई बात नहीं, आप बहुत ज़्यादा टेंस अब सीख नहीं सकते क्योंकि टाइम लगता है उसमें। अभी हमारा काम है कि जो जो कंसेप्ट के साथ में आ रहे हैं वो समझ लें। देखो, जब भी परफेक्ट लिखा हो तो आपको एक बात ध्यान रखना है, परफेक्ट वाले में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जहां पर भी कंटिन्यूअस वर्ड आ जाए, क्या आ जाए? कंटिन्यूअस, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। क्या बोल रहा हूं मैं? जब भी अगर आपको परफेक्ट बोला है, सिर्फ परफेक्ट टेंस बताओ, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तो उसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है। सिंपल है ये। आगे देखते हैं। पार्ट 2 वोकेबलरी से आ गए हम। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ कॉशन? कॉशियस। सिनोनिम्स का मतलब होता है बेटा पर्यायवाची, जिनका मतलब एक जैसा होता है। अगर आपको सिनोनिम्स नहीं पता बेटा तो कोई बात नहीं, आप क्या करो कि सोचो कि क्या इसका ऑड वन आउट है, उस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा देखो तो यहाँ पे केयरलेस, रेकलेस लगभग सेम दिख रहा है, तो ये दोनों तो बिल्कुल सेम सेम दिख रहे हैं, तो ये तो दोनों हो ही नहीं सकते। अब बी और डी में से एक होगा। सिनोनिम्स बेटा प्रूडेंट मतलब होता है तेज दिमाग, तर्क शक्ति वाला, तो यही हमारा आंसर है क्योंकि ये पॉजिटिव है, बाकी सारे कहीं ना कहीं वो निगेटिव सेंस में जा रहे हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है विच ऑफ दिस इज अ पेयर ऑफ होमोफोन्स? बेटा आपको होमोफोन्स और होमोनीम्स दोनों हैं। तो होमोफोन्स क्या होते हैं पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ। होमोफोन्स वो होते हैं बेटा जिनकी डिफरेंट स्पेलिंग होती है। क्या होती है? डिफरेंट स्पेलिंग, बट इनका प्रोनाउंस सेम होता है, मतलब हम इनका उच्चारण सही करते हैं, एक जैसा करते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, है ना? तो स्पेलिंग अलग होना चाहिए और जो हम पढ़ रहे हैं उसका साउंड बिल्कुल सेम होना चाहिए। इनकी स्पेलिंग सेम है, हटाओ। इनकी स्पेलिंग सेम है, इनको भी हटाओ। इसको तो पढ़ती अलग है, बिग और लार्ज, ये भी हटाओ। क्या बच गया आपका? बी। फ्लार, फ्लार, दोनों के फ्लार पढ़ते हैं, दोनों की स्पेलिंग अलग है, दोनों की स्पेलिंग अलग है, पर पढ़ते हैं फ्लार ही है दोनों को। ठीक है, फ्लार। अब कुछ बच्चे सर इसको फ्लावर बोलते हैं ना, बेटा वो तो देखो हम हैं, हम तो अलग ही बोलते हैं, वैसे हमारी खासियत है, बट एक्चुअली में इसको फ्लावर पढ़ते हैं। ठीक है। तो अच्छा सर ये लीड और लीड, इनको भी लीड ही पढ़ते हैं, रीड रीड पढ़ते हैं। हाँ बेटा वो होमोनीम्स है, ये होमोफोन्स है, दोनों में डिफरेंट है, दोनों सिलेबस में आपके हैं। जिनकी स्पेलिंग भी सेम हो वो होमोनीम्स, और होमोफोन्स जिनकी स्पेलिंग अलग हो लेकिन पढ़ते सेम हो, ये ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। हाँ भाई, वन वर्ड आता है। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे देयर डेट, ये तो अकाउंट वाले बच्चे को पता ही होगा। वो इंसान जो अपना डेट कर्जा नहीं दे पाता, क्या बोलते हैं उसको? इंसॉल्वेंट। पता ही होगा ना, हम सब कॉमर्स वाले ही तो, इजी है हमारे लिए तो ये। हाँ बीएससी बीसीए वालों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है ये, बेटा जरूरी नहीं यही आए, कोई सा भी आ सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो, है ना? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, हिंदी में ये बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है विच ऑफ द वर्ड इज फॉर्म्ड बाय एडिक सफिक्स? बेटा इसमें आपको प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों दिए हुए हैं। प्रीफिक्स क्या होते हैं बेटा? जो शब्द के आगे लगते हैं, उपसर्ग वाले। सफिक्स मतलब जो शब्द के पीछे लगते हैं, मतलब प्रत्यय वाले। जैसे हम एल वाई लगा देते हैं लास्ट में, टी आई ओ एन या एस आई ओ एन यूज कर लेते हैं लास्ट में, वो सफिक्स होता है। एल ई डबल एस ये सब यूज कर लेते हैं। प्रीफिक्स जो पहले लगते हैं जैसे इम, इन, ये सब चीज़ें, ये प्रीफिक्स होते हैं। ठीक है। पॉसिबल में आई एम लगा दिया, इम्पॉसिबल बन गया, तो आई एम जो आगे लगाया वो प्रीफिक्स है। सफिक्स क्या होता है? पीछे लगा देना। जैसे कि मान लो अपन ने बोला ब्यूटीफुल, एल वाई लगा दिया, ब्यूटीफुली हो गया, वो सफिक्स हो गया। पीछे लगाने वाले शब्द सफिक्स, आगे जोड़ने वाले शब्द प्रीफिक्स। अनहैप्पी तो अन लग गया हैप्पी में, ये तो प्रीफिक्स है, हमको सफिक्स चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं।
काइंडनेस, हाँ NESS वाला सफिक्स होता है, बिल्कुल यही हमारा आंसर है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी देखो, व्यू, व्यू का मतलब होता है आगे री लगा दिया तो रिव्यू बन गया, प्रीफिक्स है ये भी। और डे मतलब होता है दिन, टू लगा दिया मतलब आज का दिन, ये प्रीफिक्स है। तो आपका ए सी और डी प्रीफिक्स है, सिर्फ सफिक्स क्या है आपका बी ऑप्शन, जो शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है, आगे आपसे पूछा है प्लूरल फॉर्म ऑफ एनालिसिस। ये बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, एनालिसिस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, पर जिनको पता है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका, ये याद रखना है बेटा आपको। एंटोनिम्स मतलब होता है बेटा विलोम शब्द, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची। एम्बिशियस, एम्बिशियस का मतलब क्या होता है बेटा, जो बिल्कुल महत्वाकांक्षी हो, लक्ष्य के लिए आगे बढ़ने वाला हो, इसका उल्टा बताना है। डिटरमाइंड तो सिनोनिम्स हो गया, मोटिवेटेड सिनोनिम्स हो गया, एस्पायरिंग भी सिनोनिम्स हो गया। एपैथेटिक ये आपका एंटोनिम्स है, इसका उल्टा विलोम शब्द। तो इस टाइप के ग्रामर और वोकेबलरी वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको यूनिट 3 में थे, मैंने ट्राई किया है, करवा दूंगा आपको मैं। अब बात करते हैं हम जल्दी से, पैराग्राफ राइटिंग किस तरीके से करना है आपको, लेटर राइटिंग किस तरीके से करना है, उसके फॉर्मेट देख लेते हैं। देखिए एक लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट 4 से 15 मार्क्स वाला आपको आना ही आना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, राइटिंग स्किल में अगर हम बात करें, पैराग्राफ राइटिंग है और लेटर राइटिंग है, ज़्यादा चांस लेटर राइटिंग के आने के हैं, बट पैराग्राफ राइटिंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, लिखते कैसे हैं पैराग्राफ, तो देखो टाइम, पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है हमको। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ असेंशियल स्किल फॉर एवरी स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट के लिए असेंशियल स्किल है, मतलब आवश्यक है। स्पेशली इन अ प्रोफेशनल कोर्स लाइक BCom BBA, आप जो भी लिखना चाहो तो लिख देना। इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, एक्सरसाइजिंग कॉन्शियस कंट्रोल ओवर द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड ऑन स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे इन्वॉल्व्स लिखा है, ये नॉर्मल पैराग्राफ है बेटा, जहाँ पर हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले आपको जब पैराग्राफ राइटिंग करते हो तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप जो हिंदी में सोच रहे हो वो आप किस टेंस में सोच रहे हो। अब बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे पता चलेगा, देखो आप माइंड में सोचो। मैं इस लाइन में ये बोल रहे हैं इट इन्वॉल्व, मतलब टाइम मैनेजमेंट में प्लानिंग इन्वॉल्व होती है, एक्सरसाइजिंग इन्वॉल्व होती है, कैसे हम टाइम स्पेंड करते हैं वो इन्वॉल्व होता है, जिससे हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकें, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। तो जब भी हम सोचते हैं और हमारे मन में ता है, ती है या ते है आता है, तो आपको सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, मतलब आपको यूज़ करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इससे क्या होगा, पैराग्राफ राइटिंग में ग्रामेटिकल एरर नहीं होगी, जो बच्चों को लगता है कि सर जब पैराग्राफ लिखते हैं बहुत ग्रामेटिकल एरर हो जाती है। क्या लिखना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। सर सिंगुलर क्या होते हैं बेटा, ही, शी, इट या किसी का नाम हो, तो आपको वर्ब के साथ में एस और ईएस जोड़ देना है। अगर सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट या किसी का नाम हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या ईएस जोड़ देना है। इसके अलावा अगर आई, वी, यू, दे हो तो आपको एस और ईएस यूज़ नहीं करना है, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे इट से स्टार्ट हुआ था उसमें ईएस लगा दिया उन्होंने, इन्वॉल्व्स। ठीक है, आगे देखते हैं। बाय सेटिंग क्लियर गोल्स, मतलब क्लियर गोल सेट करने से, प्रायोरिटाइजिंग टास्क, हमारे टास्क को अगर हम प्रायोरिटाइज कर लें, स्टूडेंट कैन रिड्यूस स्ट्रेस एंड इंश्योर दैट दे मीट एकेडमिक डेडलाइन विदाउट लास्ट मिनट पैनिक। अगर स्टूडेंट ध्यान से अपना गोल वगैरह सेट कर ले, प्रायोरिटी सेट कर ले, तो बिना किसी स्ट्रेस के वो जो भी उनके लास्ट मिनट असाइनमेंट होते हैं, एकेडमिक डेडलाइंस होती हैं, बिना किसी स्ट्रेस के उसको पूरा कर सकते हैं। कैन का मतलब होता है बेटा सकता है, सकती है। कैन हम जब लगाते हैं जब हम बात कर रहे हैं हमारी एबिलिटी, क्षमता की।
बेटा मे का मतलब भी सकता है, सकती ही होता है, बट मे जो है वो लगाते हैं हम पॉसिबिलिटी के लिए। काहे के लिए? पॉसिबिलिटी, या फिर आपको किसी से परमिशन लेना है तो हम मे यूज़ करते हैं। कैन और मे दोनों का मतलब ही सकता है, सकती ही होता है, पर कैन हमारी एबिलिटी दिखाता है और मे दिखाता है पॉसिबिलिटी, संभावना या परमिशन। जैसे कि आप बोलते हो ना मैं कम इन, या फिर पॉसिबिलिटी इट मे रेन टुडे, शायद बारिश हो सकती है, तो सकता है, सकती वहाँ पे भी आ रहा है, पर वहाँ पे मे यूज़ कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फर्दर मोर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट अलाउज, देखो यहाँ पे भी बस वर्ब में एस लगा रहे हो, चलने दे रहे हैं, इंडिविजुअल टू बैलेंस देयर स्टडीज विद द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लीडिंग टू अ मोर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। टाइम मैनेजमेंट उनको मौका देता है कि पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाएं, जिससे उनकी ओवरऑल डेवलप्ड होती है। इन कंक्लूजन अब एंड कर रहे हैं, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ मैनेजिंग टाइम इज़ द फाउंडेशन ऑफ बोथ एकेडमिक एंड फ्यूचर प्रोफेशनल एक्सीलेंस। बेटा मैंने शॉर्ट पैराग्राफ लिख के दिया है आपको वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लिखना है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको हर जगह कहीं पे भी बिना मतलब में ING, इज एम आर, वॉज वर ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिख के भी एक अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हो, क्योंकि ये एक सिंपल टॉपिक है। हाँ, ये अगर रिपोर्ट राइटिंग होती तो मैं आपको बोलता कि पास्ट में लिखो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बट नॉर्मल पैराग्राफ राइटिंग है तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कोशिश करना आप बेवजह ING वगैरह वाले शब्द यूज़ ना करो आप। नेक्स्ट हम लेकर आए हैं फॉर्मल लेटर्स आपके लिए। टॉपिक मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ न्यू सर्टिफिकेट कोर्स। आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, एक नया सर्टिफिकेट कोर्स आया है उसके बारे में। जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं, आप भले अपना नाम है लिखो चाहे मत लिखो, पर आपको एड्रेस ज़रूर लिखना है। ठीक है, शुरू की 2 लाइन में आपका एड्रेस आता है बेटा, 2 लाइन आपको यूज़ करना है एड्रेस के लिए, देन आपको 1 लाइन छोड़ना है, फिर आपको करंट डेट डालना है जो भी आपकी एग्ज़ाम हो, फिर यहाँ पे आपको 1 लाइन छोड़ना है कॉपी की। यहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपल से कलेक्ट कर रहे हैं तो प्रिंसिपल लिखेंगे। यहाँ भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम जो भी हो आपका, सिटी का नाम आपका इंदौर या आपकी जो भी सिटी हो वो लिख देना यहाँ पे आप। ठीक है, तो ये तो कॉमन है, आपको इसी तरीके से फॉर्मेट ऊपर बनाना है। कोई भी फॉर्मल लेटर लिखोगे आप, तो मान लो आप लेटर टू द एडिटर लिख रहे हो तो यहाँ पे एडिटर आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपका न्यूज़पेपर का नाम आ जाएगा, यहाँ पे तो वही आपका शहर का नाम, ऊपर सेम आपका पता वगैरह आ जाएगा, 1 लाइन छोड़ के डेट आ जाएगी। तो ये आपका ऊपर का फॉर्मेट सेम। देखो लेटर में अगर आप फॉर्मेट सही बना देते हो तो पूरे मार्क्स आपको फॉर्मेट से ही मिल जाते हैं। थोड़ा बहुत बीच की बॉडी में अपने हिसाब से एडजस्ट कर दो, बाकी फॉर्मेट से अच्छे नंबर मिल जाते हैं आपको। ये लिखने के बाद सब्जेक्ट जो क्वेश्चन में आपको दिया रहता है, रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिप्लोमा इन, अब वहाँ पे सब्जेक्ट बोला था, यहाँ मेंशन कर दिया अपन ने डिजिटल मार्केटिंग। आप जो चाहे लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में स्पेसिफिक नहीं था, बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक हो तो वही लिखना है आपको। ठीक है, ध्यान रखना। एक चीज़ और, क्वेश्चन में अगर आपको अपना नाम और एड्रेस भी दिया हो, मान लो लिखा हो यू आर राहुल रिसाइडिंग इन, आपको एड्रेस भी देके रखा है आगे, तो वही एड्रेस आपको टॉप पे लिखना है जहाँ मैंने बताया था। ठीक है, आपको फिर मन से अपना घर का एड्रेस नहीं लिखना है। अगर क्वेश्चन में एड्रेस दिया है, आपका नाम दिया है, तो वही मेंशन करना है आपको क्लियरली। वैसे ही अगर आपको स्कूल या कॉलेज का नाम दिया हो तो वही आपको यहाँ पर मेंशन करना है। आगे रिस्पेक्टेड सर और मैम कुछ भी लिख सकते हो आप। अब यहाँ पर सबसे पहले इसकी भी बेटा अगर आप देखो ध्यान से तो लेटर के भी पैराग्राफ्स होते हैं। पहला अपन ने बताया हम कौन हैं, तो आई एम फर्स्ट ईयर बीकॉम स्टूडेंट एट योर एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन। आप यहाँ पर BBA, BSc, BCA जो चाहे लिख देना। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द न्यू सर्टिफिकेट कोर्स ऑन डिजिटल मार्केटिंग मैंशनड ऑन द कॉलेज नोटिस बोर्ड। मतलब आपने जो भी कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे डिजिटल मार्केटिंग के नए कोर्स के बारे में बताया है, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। अब ये हमने लिख दिया मेन चीज़ कि भाई हम कौन है और हमने लेटर क्यों लिखा है। अब इसके आगे मेन बॉडी, आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू कुड प्रोवाइड मी विथ फर्दर डिटेल रिगार्डिंग द कोर्स ड्यूरेशन।
मतलब कि हम बहुत आभारी होंगे, बहुत खुशनसीब होंगे अगर आप हमें कोर्स की डिटेल, ड्यूरेशन, फीस स्ट्रक्चर, क्लास टाइमिंग वगैरह बता देंगे। एडिशनली साथ में प्लीज़ लेट मी नो इफ़ देयर एनी स्पेसिफिक प्री रिक्विजिट, मतलब अगर आपको एनरोलमेंट करने के लिए अगर और भी कुछ चाहिए, कुछ रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ वो पहले से बता दो। तो बेटा ये इंट्रोडक्शन, ये मेन बॉडी कि हम उनसे क्या मांग रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, और लास्ट में कंक्लूजन। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड असिस्टेंस, आई लुक फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, योर सिंसियरली, यहाँ पे अपना नाम मेंशन कर दो। ये होता है बेटा फॉर्मल लेटर का एक आपको पूरा प्रॉपर फॉर्मेट। फॉर्मल लेटर इस तरीके से ही लिखते हैं, जो भी आपको टॉपिक आएगा आपको बस वो टॉपिक के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस कर देना है, बट फॉर्मेट आपको यही बनाना है। क्लियर है ना। अब मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ, रुक जाना अभी, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि एक लॉन्ग का क्वेश्चन और बच गया है, शायद मेरे हिसाब से वो भी आपको पेपर में आ सकता है लॉन्ग में, तो वो एक बार मैं क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एक क्वेश्चन ये है, लॉन्ग हो सकता है ये आ जाए, इलेबोरेट द कंप्लीट राइटिंग प्रोसेस। पूरी प्रोसेस लिखने के लिए आ जाए आपको 15 मार्क्स में या 10 मार्क्स में। प्री राइटिंग क्या होती है, ड्राफ्टिंग क्या होती है, रिवाइजिंग क्या होती है, एडिटिंग क्या होती है, इनको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। एक राइटिंग प्रोसेस में ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, तो इनको पहले तो आप एक फ्लो चार्ट बना देना इसका अच्छा सा, और फिर इसको एक्सप्लेन करना। मैं आंसर सहित लेकर आया हूँ आपके लिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। इफेक्टिव राइटिंग इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, इसमें 4 स्टेज होती है, प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग। ईच स्टेज सर्व स्पेसिफिक पर्पज इन ट्रांसफॉर्मिंग अ रॉ आइडिया इनटू पॉलिश्ड प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। ये चारों चीज़ें जो होती हैं वो एक रॉ मतलब रफ आइडिया को एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाती है। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। प्री राइटिंग, दिस इज द प्लानिंग फेज। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारी सोच होती है ना, हम प्लानिंग करने का काम करते हैं। इट इन्वॉल्व ब्रेन स्ट्रोमिंग, भाई हमें दिमाग चलाना चालू करते हैं, आउटलाइनिंग तैयार करते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं। प्री राइटिंग हेल्प द राइटर क्लेरिफाई द पर्पस। इससे क्या होता है, राइटर को ना थोड़ा क्लेरिफिकेशन मिलता है कि उसका उद्देश्य क्या है, किस ऑडियंस के लिए वो लिखना चाहता है। इंश्योरिंग द डॉक्यूमेंट इज फोकस फ्रॉम द स्टार्ट, कोशिश करें कि स्टार्टिंग से ही पूरा फोकस चले। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए, अभी कोई भी प्रॉपर आपको बुक नहीं मिलती है DAVV के हिसाब से पढ़ने के लिए। अलग अलग राइटर की बुक, कई बार बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं हमारे जो जॉब करते हैं या कुछ CS फील्ड में हैं, कुछ दूसरा वर्क करते हैं, तो आप क्या है बिल्कुल प्रॉपर रेगुलर कॉलेज जाके नहीं पढ़ पाते हो। तो अगर मान लो मैं सोचूं कि यार मैं बच्चों के लिए ऐसी कोई बुक डिज़ाइन कर दूं जो बच्चे अगर एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी पढ़ें तो उससे उनका पूरा पेपर आ जाए, तो उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, प्री राइटिंग सोचना पड़ेगा, थॉट प्रोसेस, डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, तब जाके फिर मैं फोकस करूँगा कि हाँ भाई मैं मेरे BCom के बच्चों के लिए, BBA के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, मतलब प्री राइटिंग। सेकेंड काम क्या होता है, ड्राफ्टिंग। सेकेंड काम है ड्राफ्टिंग। वंस अ प्लान इज प्लेस, मान लो प्लानिंग कर ली हमने, राइटर बिगिंस कंपोजिंग द कंटेंट। अब हम कंटेंट लिखना शुरू करते हैं। द गोल हियर टू ट्रांसफर आइडिया इनटू पेपर। अब आप जो आपके माइंड में आपने पूरी प्लानिंग करी थी कि मेरे को ये करना है बच्चों के लिए, पहले से नोट्स बनाना है, दिमाग में जो आइडिया है उसको पेपर पे लेकर आ रहे हैं। ड्राफ्ट करना जो हम करते हैं उस समय ध्यान रखना पड़ता है, प्रायोरिटाइज कंटेंट ओवर परफेक्शन, है ना। अवॉइडिंग द टेम्पटेशन टू स्टॉप फ्रॉम स्पेलिंग एंड ग्रामर करेक्शन। मतलब अभी आपको ना ज़्यादातर कंटेंट को माइंड में रखना है, क्योंकि हम बाद में स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक, करेक्शन बाद में करेंगे, बट अभी जो हम सोच रहे हैं ना उसको पेपर पे लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमें रफ ड्राफ्ट तैयार कर रहा हूँ। तो ड्राफ्टिंग एक तरीके से जो मेरे माइंड में है वो मैं सब लिख दूँ, बाद में हम छाटा भी नहीं करते रहेंगे हमारे हिसाब से, पर जो माइंड में है उसको पेपर पे आना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पार्ट है रिवाइजिंग, द मोस्ट सब्सटेंशियल स्टेज ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब ये बहुत बड़ी पिक्चर है। द राइटर इवेल्युएट्स द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। अब जो मैंने ड्राफ्ट करा है, जब मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे आपको परफेक्शन या स्पेलिंग या ग्रामर पे ध्यान नहीं देना है, क्यों नहीं देना है, वहाँ सब लिख दो। अब यहाँ रिवाइजिंग में हम करेक्ट करेंगे, फ्लो कैसा है, कोहेरेंस है या नहीं है, इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है कि नहीं, मैसेज कन्वे हो रहा है कि नहीं, ये सब हम यहाँ पर देखते हैं। और एडिटिंग में हम फाइनली जाते हैं।
एडिटिंग में हम फाइनली जाते हैं और वहाँ पर हम सेंटेंस लेवल मैकेनिज्म, सेंटेंस बाय सेंटेंस ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग, वोकैब, ये सब चेक करते हैं और फाइनल डॉक्यूमेंट बना के रख देते हैं जो एरर फ्री होता है। इफ़ एनी स्टेज इज स्किप्ड, मान लो अगर हम कोई भी इन चारों में से किसी एक स्टेज को स्किप कर दें तो जो हमारी राइटिंग है सफ़र करेगी। स्किपिंग प्री राइटिंग लीड्स टू डिसऑर्गेनाइज्ड वर्क। मान लो आप प्री राइटिंग नहीं करो, पहले थॉट प्रोसेस नहीं लगाओ, सीधे लिखना स्टार्ट कर दो, तो आपका वर्क ऑर्गेनाइज नहीं होगा। आप रिवीजन अगर नहीं करो तो आपका आर्ग्यूमेंट वीक लगेगा, पढ़ने में फ्लो नहीं बैठेगा। एडिटिंग ना करो तो आपके डॉक्यूमेंट में बहुत सारी एरर्स निकल सकती हैं। इसीलिए सारी जो प्रोसेस है उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। कई बार आप होता है बेटा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप किसी टॉपिक पे लिखना शुरू करते हो, कल मान लो एग्जाम में पैराग्राफ आ जाए, लेटर आ जाए, तो डायरेक्ट लिखने के पहले थोड़ा एक मन में ड्राफ्ट तैयार कर लेना कि मुझे कौन कौन से पॉइंट मेंशन करना है। पेंसिल से बड़ी हल्का सा, या हाँ कहीं पे भी पेंसिल से शॉर्ट में रफ में लिख लेना कि मुझे ये पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट लिखना है। पैराग्राफ भी आ जाए तो 1 मिनट अपने आप को दे के रफ में लिख लेना कि क्या क्या पॉइंट आपको मेंशन करना है। कई बार क्या होता है बेटा, जब आप जल्दबाजी में बस लिखते जाते हो बिना सोचे, आपको लगता है टाइम कम पड़ रहा है, बस मैं लिखूँ। उस चक्कर में जब आप पूरा लिख देते हो, बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि अरे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तो छूट ही गया, ये तो मेरे को आता था, ये मेरे को पहले मेंशन करना था, बट फिर बाद में करेक्शन नहीं कर पाते हो, इसलिए उसको प्रॉपर तरीके से करना है। अच्छा, कुछ और क्वेश्चंस भी एक बार देख लो। देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला मैंने आपको करा दिया। सिंगुलर हो तो आपको एस और ईएस लगाना है। प्रीपोजिशन इन, ऑन, इनटू वगैरह समझा दिए मैंने। कंपाउंड, एंड, बट, और समझा दिया है आपको। और मतलब जो दोनों में ऑप्शन हो, नॉर मतलब दोनों नहीं हो। नीदर के साथ में नॉर लगाते हैं, आइदर के साथ में और लगाते हैं। एक क्वेश्चन है, सेंट्रल थीम ऑफ आर के नारायण एस्ट्रोलॉजर टुडे। बेटा इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो दे चुका हूँ जिसमें सारे चैप्टर्स की मैंने समरीज बता दी है। आपने अगर वो 5 ईमानदारी से समरीज याद कर ली होंगी तो क्वेश्चंस डेफिनेटली बन जाएगा, बिंदास एग्जाम देने जा सकते हो। बट हाँ, किसी ने अगर उतना भी नहीं करा है बेटा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम है वीडियो बना के अपनी तरफ से पूरी हेल्प कर दूँ, बट फाइनल अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो कम से कम एटलीस्ट अगर नहीं देखा है, नहीं याद करा है, तो 1-2 बार उन वीडियो को सुन लो। सुनने से ही अगर माइंड में रह जाएगा तो वहाँ कुछ तो लिख के आओगे आप। देखो, इस क्वेश्चन में स्वामी विवेकानंद के स्पीच के बारे में, ये भी मैं आपको पहले करा चुका हूँ। मेन डिफरेंस स्कीमिंग और स्कैनिंग, ये भी मैं करा चुका हूँ। स्कीमिंग का मेन मकसद क्या होता है? मेन आइडिया पता लगाना। हम क्विक रीडिंग करते हैं ताकि मेन आइडिया पता लगा सकें। स्कैनिंग क्यों करते हैं? जब हमको स्पेसिफिक डिटेल चाहिए हो, डेट ढूंढना हो, नाम ढूंढना हो, कोई नंबर ढूंढना हो, तो बिना पूरा पैराग्राफ पढ़े हम सिर्फ ऐसे नज़र घुमाते हैं और डेट देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ऊपर वाला क्वेश्चन है और मुझे उसमें ढूंढना है फटाफट कि स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला था। जैसे ही मेरे को दिखा, अच्छा इन्वर्टेड कॉमा है, मतलब ये बोला था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। तो इस तरीके से हम जो सूटेबल चीज़ फाइंड करते हैं उसको बोलते हैं स्कैनिंग। और स्कीमिंग का मतलब हम उसका आइडिया ढूंढते हैं कि मेन पैराग्राफ किस बारे में है। तो गाइज, ये था हमारा वीडियो 3rd इंग्लिश की। इसके पहले मैं वीडियो 1 और 2 करवा चुका हूँ, नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख लो उसको। ये मैंने आपको वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर करवाया था पूरा 2nd वीडियो में। शिकागो स्पीच का भी मैंने आपको पूरा समरी करवा दिया था। एस्ट्रोलॉजर्स डे के बारे में भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। वाल्मीकि रामायण भी हमने पूरा पढ़ा था। द वंडर दैट वॉज इंडिया, ये भी हमने अच्छे से रीड किया था। ये 5 चैप्टर की समरीज अगर आपने नहीं की हो कर लो। बाकी मैंने आपको लेटर का फॉर्मेट बता दिया है, पैराग्राफ बता दिया, ग्रामर के क्वेश्चंस बता दिए हैं। यूनिट 5 जो बेटा है उसमें आपको अपोलॉजी, उसके बारे में भी बता चुका हूँ मैं मेरी 2nd वीडियो में। तो प्लीज़ एक बार अपोलॉजी इन्फॉर्मेशंस वो ज़रूर देख लेना। 1 मिनट रुक जाओ आप। तो ज़रा सा जल्दी से हम देख लेते हैं क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। यूनिट 1 मैंने पूरी करवा दी पहली 2nd वीडियो में, सबकी समरीज करवा दी आपको, तो वहाँ से यूनिट 1 का काम आपका कवर हो जाएगा। यूनिट 2 में से मैंने आपको रीडिंग टेक्निक, स्कीमिंग, स्कैनिंग बता दिया है। मेन आइडिया, थीम बता दिया है आपको। अनसीन पैसेज आप खुद ही कर सकते हो, तो आपको आता ही है, कोई भी अनसीन पैसेज आ जाए बना दोगे आप। यूनिट 3 मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंसेस बता दिए हैं जितने भी बन पाएँ।
वॉकेब के भी क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको, ये होमोनीम्स और होमोफोन्स। होमोफोन्स जिनकी स्पेलिंग अलग अलग हो पर पढ़ते सेम हो, होमोनीम्स जिनकी स्पेलिंग भी सेम हो पढ़ते भी सेम हो, वो होमोनीम्स होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करवा दिया है मैंने आपको, प्रीफिक्स सफिक्स भी करवा दिया है आपको। यूनिट 4 में राइटिंग स्किल मैंने आपको ये क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला था प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग, ये अभी समझा दिया है अच्छे से, बिल्कुल आने के चांस हैं इसके। पैराग्राफ राइटिंग बता दी है, लेटर राइटिंग भी बता दी है। यूनिट 5 का मैं आपको बोल रहा हूँ सिचुएशनल कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बेटा बातचीत, ठीक है। देखो इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ, ये तो आप लिख ही सकते हो आराम से, है ना। अपने बारे में इंट्रोडक्शन तो सबको ही आता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, वही लिखना है। अपोलॉजी माफ़ी मांगना है, रिस्पॉन्स देना किसी बात का, किसी कोर्स की इंक्वायरी करना। जो मैंने अभी आपको एक लेटर लिखवाया था बेटा, वो इसीलिए लिखवाया था मैंने वो वाला कि वो एक तरीके से आप यहाँ पर भी इंक्वायरी वाले फॉर्म में जो सेंटर का हमने पैराग्राफ लिखा था बीच वाला लेटर का, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इंक्वायरी अबाउट अ कोर्स और रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में। मैंने आपको लेटर में लिखवा दिया था वो आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो ताकि एक साथ आपके दोनों काम हो जाएं। और एग्री और डिसएग्री, वैसे मैंने अपोलॉजी, एग्री, डिसएग्री ये अपनी वीडियो नंबर 2 और 1 में पहले करा चुका हूँ। जिन्होंने वीडियो 1 नहीं देखा हो, वीडियो 1 ज़रूर देख लो, 2 ज़रूर देख लो। दोनों ही वीडियो कहाँ मिलेगी आपको, तो आपको वो मेरे फर्स्ट ईयर के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वरना ये वीडियो जब एंड हो रहा है तो इसके लास्ट में भी आपको लिंक मिल जाएगी, तुरंत वहाँ क्लिक करके भी आप देख सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन गाइज।